हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अकाउंटिंग हिल। मैं हूं अमित जिंदल, आपका अकाउंट्स टीचर। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th चैप्टर नंबर 4 बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। हमारे पास अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के दो बेसिस होते हैं। एक होता है कैश बेसिस एंड सेकंड होता है एक्रुअल बेसिस। इन दोनों सिस्टम्स में क्या डिफरेंस होता है, क्या इनके मेरिट्स होते हैं, डीमेरिट्स होते हैं, हम इनकम्स कैसे कैलकुलेट करते हैं इन बेसिस के अकॉर्डिंग, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। व्हाट इज मीन बाय द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, देखो वर्ड आ रहा है कैश बेसिस, मीन्स transactions are recorded only when they settled in cash, whether they are related to current year or not. इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम ट्रांजेक्शन्स को जब रिकॉर्ड करते हैं जब वो कैश में सेटल हो जाए, चाहे वो ट्रांजेक्शन्स इस ईयर से रिलेटेड हो या ना हो, उससे हमें कोई मैटर नहीं करता। अगर हम इस पॉइंट को और ज़्यादा एक्सप्लेन करें तो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग, इस बेसिस के अकॉर्डिंग, रिवेन्यू को हम रिवेन्यू जब रिकॉग्नाइज्ड करते हैं जब वो हमें कैश में मिल जाती है, चाहे हमें वो रिवेन्यू पिछले साल से रिलेटेड मिले, बट अगर इस ईयर हमें वो रिवेन्यू मिलती है तो हम उसको रिवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड करेंगे। सिमिलर वे में एक्सपेंसेस को भी हम अपनी बुक्स में जब ही रिकॉर्ड करेंगे जब वो कैश में पे कर दिए जाते हो। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में भी हम कह सकते हैं कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को हम इस सिस्टम के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड नहीं करते। हम इनकम्स को भी जब ही रिकॉर्ड करेंगे जब वो हमें कैश में रियलाइज हो जाए, और एक्सपेंसेस को भी हम तभी रिकॉर्ड करेंगे जब हम उसको एक्चुअली कैश पेमेंट कर देते हैं। ये सिस्टम कहाँ पे यूजफुल होता है? ये सिस्टम्स बेसिकली प्रोफेशनल पीपल्स के लिए, जैसे लॉयर हो गए, आपके डॉक्टर्स हो गए, सीए हो गए, जहाँ पे मैक्सिमम ट्रांजेक्शन्स आपके कैश से रिलेटेड हो, वहां पे हम इस सिस्टम के अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। अब एक बार दोबारा से पढ़ते हैं। कैश बेसिस सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ओनली व्हेन दे सेटल्ड इन कैश, वेदर दे आर रिलेटेड टू करंट पीरियड और नॉट। चाहे वो करंट पीरियड से रिलेट करते हैं या नहीं करते, उससे हमें कोई मैटर नहीं करता। सो वी रिकॉर्ड ओनली कैश ट्रांजेक्शंस, नॉट अ क्रेडिट ट्रांजेक्शंस। हम क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करते। क्लियर? अगर हम इसके मेरिट्स की बात करें, इसके एडवांटेजेस की बात करें, तो सबसे पहले ये सबसे सिंपल बेस है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। दूसरा, इट डज नॉट रिक्वायर द यूजेस ऑफ एस्टिमेट्स और पर्सनल जजमेंट्स। यहाँ पे एस्टिमेशन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। बट ये बेस वहीं पर सूट करता है जहाँ पे मोस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस जो होते हैं वो कैश बेसिस सिस्टम्स के अकॉर्डिंग होते हैं। जहाँ इसके फायदे हैं वहाँ इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो डिसएडवांटेज है, इट डज नॉट गिव द ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। मतलब क्या हुआ? देखो, अगर हमने कोई इनकम लास्ट ईयर अर्न करी थी, पर वो इनकम लास्ट ईयर ना मिलके हमें कैश में इस साल मिली, तो उसको हम इस साल रिकॉर्ड करेंगे। अब लास्ट ईयर का प्रॉफिट क्या होगा? कम हो जाएगा, और करंट ईयर का प्रॉफिट क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हमने लास्ट ईयर का कोई एक्सपेंस इस साल हमने पे करा, तो लास्ट ईयर एक्सपेंस आपका कम होने की वजह से प्रॉफिट इंक्रीज हो गया, जबकि इस साल हमने उस एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करा, वो एक्सपेंसेस इस ईयर से रिलेटेड नहीं था, फिर भी हमने उसको रिकॉर्ड किया, तो इस साल का प्रॉफिट कम हो गया। तो वी कैन से कैश बेसिस सिस्टम डज नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ द प्रॉफिट एंड
लॉस। सेकेंड, इट डज नॉट फॉलो द मैचिंग प्रिंसिपल्स। हमने मैचिंग प्रिंसिपल जब अकाउंटिंग प्रिंसिपल के चैप्टर्स को पढ़ा था, जब हमने पढ़ा था कि ऑल द कॉस्ट which are incurred to earn the revenue must be recognized, must be matched with the revenue। तो यहाँ पर आपका मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता। थर्ड पॉइंट, दिस सिस्टम डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल नेचर एंड रिवेन्यू नेचर आइटम्स, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट की कोई भी कंसिस्टेंसी नहीं होती। क्लियर? ये कुछ डिसएडवांटेज थे कैश बेसिस सिस्टम के। अगर अब हम इसके वर्सेस अगर हम एक्रूअल बेसिस सिस्टम की बात करें तो एक्रूअल बेसिस सिस्टम क्या कहता है कि ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ओनली व्हेन दे अकर्ड। जब वो ट्रांजैक्शन जिस टाइम पीरियड से रिलेटेड करते हैं उस टाइम पीरियड में ही हम उस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो कैश में सेटल हुए हो या नहीं हुए। देखो कैश बेसिस में क्या था कि ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड जब करेंगे जब वो कैश सेटलमेंट हो जाती है, जबकि एक्रूअल बेसिस सिस्टम कहता है जिस टाइम पीरियड से वो ट्रांजैक्शंस रिलेट करते हैं उस टाइम पीरियड में ही हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, चाहे वो कैश सेटलमेंट हो या ना हो। अंडर दिस बेसिस इनकम इज रिकॉर्डेड एज इनकम व्हेन इट इज अर्न्ड। इनकम को हम जब इनकम मानेंगे जब हमने उसको अर्न किया हो, चाहे वो हमें कैश में मिली हो या नहीं मिली हो, उससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से एक्सपेंसेस को भी हम जब ही रिकॉर्ड करेंगे जब वो इंकर्ड हो जाते हैं या ड्यू हो जाते हैं, चाहे उसके लिए हमने कैश पे किया हो या नहीं पे किया हो। अब देखो कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस एक दोनों के बिल्कुल अपोजिट है। कैश बेसिस सिस्टम में ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, वेयर एक्रूअल बेसिस सिस्टम में ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू करंट ईयर आर रिकॉर्डेड। कैश बेसिस में हमने पढ़ा कि वी डू नॉट रिकॉर्ड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, जबकि एक्रूअल बेसिस सिस्टम में वी आल्सो रिकॉर्ड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। हम क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड करते हैं। अगर हम एक्रूअल बेसिस सिस्टम के एडवांटेज की बात करें तो इसमें सबसे पहला एडवांटेज यही है, इट डिस्क्लोज ट्रू प्रॉफिट्स और लॉस। ये ट्रू प्रॉफिट्स और लॉस को डिस्क्लोज करता है एंड आल्सो डिपिक्ट द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। व्हाई? बिकॉज इट फॉलोज द मैचिंग प्रिंसिपल, क्योंकि ये मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करता है। इस कारण यहाँ पे जो प्रॉफिट को कैलकुलेट करने की कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन रहती है, क्योंकि इट डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल नेचर एंड रिवेन्यू नेचर एक्सपेंसेस। क्लियर? कंफर्म? इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है कि इट इज नॉट सिंपल एज द कैश बेसिस ऑफ द अकाउंटिंग। ये कैश बेसिस की तरह ज्यादा सिंपल नहीं है। अकाउंटिंग प्रोसेस इज टू इलेबोरेट। अकाउंटिंग प्रोसेस कई बार बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ एस्टिमेट्स करने पड़ते हैं, कुछ जजमेंट्स करनी पड़ती है, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड करना पड़ता है, एक्रूड इनकम्स की भी एंट्री करनी पड़ती है। तो ये ट्रांजैक्शंस, ये सिस्टम थोड़ा सा इलेबोरेट हो जाता है। क्लियर? बट अगर हम साइंटिफिक वे में बात करें तो एक्रूअल बेसिस सिस्टम इज मोर साइंटिफिक एज कंपेरिजन टू कैश बेसिस सिस्टम। क्लियर? अब इन दोनों में एक बार डिफरेंस पढ़ते हैं कि दोनों को कंपेयर करते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले कैश बेसिस सिस्टम में ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, ओनली कैश ट्रांजैक्शंस, जबकि एक्रूअल बेसिस सिस्टम में बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। अब जब कैश बेसिस सिस्टम में सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, इसलिए इसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस इनकम और एक्रूड इनकम की कोई भी एडजस्टमेंट्स नहीं होती, जबकि एक्रूअल बेसिस सिस्टम में हमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस इनकम, एक्रूड इनकम, इन सब आइटम्स को कंसिडरेशन में लेना पड़ता है। क्लियर?
थर्ड पॉइंट, कैश बेसिस सिस्टम डज नॉट मेक द डिस्टिंक्शन बिटवीन द कैपिटल नेचर एंड रिवेन्यू नेचर आइटम। ये कैपिटल नेचर और रिवेन्यू नेचर आइटम में डिफ्रेंशिएट नहीं करता, जबकि एक्रूअल बेसिस सिस्टम डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल नेचर एंड रिवेन्यू नेचर आइटम। क्लियर? कैश बेसिस सिस्टम में वी कैन नॉट कैलकुलेट द करेक्ट प्रॉफिट और लॉस। हम करेक्ट प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को, कैश ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है, जबकि एक्रूअल बेसिस सिस्टम में वी कैन कैलकुलेट द करेक्ट प्रॉफिट और लॉस बिकॉज यहाँ पे कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। क्लियर? फिर कैश बेसिस सिस्टम वहीं पर सुटेबल करता है जो प्रोफेशनल पीपल्स होते हैं, जहां पे मैक्सिमम ट्रांजेक्शन्स आपके कैश से रिलेटेड होते हैं, जैसे डॉक्टर्स हो गया, लॉयर्स हो गया, एटसेट्रा। जबकि एक्रूअल बेसिस सिस्टम फॉलो किया जाता है बाय द बिजनेस एंटरप्राइजेस, जहां पे हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम करते हैं। क्लियर? तो ये दोनों डिफरेंसेस आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर होने चाहिए, क्योंकि इनके बेस पे आपके एमसीक्यूज एक या दो नंबर के एमसीक्यूज आते हैं। क्लियर? चलिए, अब हमने जो पढ़ा इसको हम जज करते हैं कि हम कैसे इन चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं। आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 राजीव अ लॉयर अर्नड ₹8 lakh आउट ऑफ विच ही रिसीव्ड ओनली 7 lakh rupees। उसने टोटल कितना अर्न किया? 8 lakh, बट उसने रिसीव्ड कितना किया? 7 lakh। ही इंकर्ड एन एक्सपेंसेस ऑफ 3,40,000। टोटल एक्सपेंस जो इंकर्ड हुआ वो 3,40,000 रुपीज हुआ, आउट ऑफ विच 80,000 रुपीज आर आउटस्टैंडिंग। उसमें से अभी हमें 80,000 रुपये देने हैं। ही आल्सो रिसीव्ड फीस रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर। इसमें हमने प्रीवियस ईयर से रिलेटेड फीस भी रिसीव्ड करी है 90,000 की, एंड आल्सो पेड 40,000 रुपीज एज एक्सपेंसेस फॉर द लास्ट ईयर। लास्ट ईयर के लिए हमने 40,000 रुपीज के एक्सपेंसेस भी पे करे हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन हिज इनकम फॉर द ईयर इफ ही फॉलो कैश बेसिस सिस्टम एंड एक्रूअल बेसिस सिस्टम। आपको दोनों सिस्टम्स के अकॉर्डिंग इसके इनकम्स को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कैश बेसिस सिस्टम की। अगर हम कैश बेसिस सिस्टम की बात करते हैं तो इसने टोटल फीस कितनी अर्न करी थी? 8 लाख, बट उसमें से फीस कितनी रिसीव्ड करी है? 7 लाख। हमने पहले ही पढ़ा है कैश बेसिस सिस्टम में जो इनकम हम रिसीव्ड करते हैं, चाहे वो जिस भी टाइम पीरियड से रिलेट करे, हम उसको काउंट करते हैं। तो 7 लाख रुपीज ये, और उसने पिछले साल से रिलेटेड इनकम भी अर्न करी है 90,000 रुपीज। तो टोटल इनकम जो रिसीव्ड करी है इसने ड्यूरिंग द ईयर, टोटल इनकम रिसीव्ड, टोटल कितनी इनकम रिसीव्ड करी है इसने? टोटल इनकम रिसीव्ड करी है 7 लाख रुपीज प्लस 90,000 रुपीज। दिस विल बी इक्वल टू 7,90,000 रुपीज टोटल इनकम रिसीव्ड। अब अगर हम एक्सपेंसेस की बात करते हैं, 3,40,000 रुपीज टोटल एक्सपेंसेस थे, जिसमें से 80,000 रुपीज अभी आउटस्टैंडिंग है। यानी इसका मतलब अगर हम ध्यान से देखें तो 3,40,000 टोटल एक्सपेंसेस में से 80,000 एक्सपेंसेस अभी पे करने हैं। तो इन एक्सपेंसेस को हम कैश बेसिस सिस्टम में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो हमने एक्सपेंसेस कितने पे करें? 2,60,000 रुपीज, और इसने 40,000 के एक्सपेंसेस लास्ट ईयर के भी पे करे हैं। तो वी कैन से टोटल एक्सपेंसेस पेड, टोटल एक्सपेंसेस कितने? 2,60,000 रुपीज फॉर द करंट ईयर, वेयर एज 40,000 फॉर द प्रीवियस ईयर। तो टोटल एक्सपेंसेस कितने पे करे है इसने?
3 लाख रुपीज। इसका मतलब वी कैन से इनकम फॉर करंट ईयर से रिलेटेड इसकी जो इनकम होगी डेट विल बी इक्वल टू 4,90,000 रुपीज। क्लियर? कौन से सिस्टम के अकॉर्डिंग? कैश बेसिस सिस्टम के अकॉर्डिंग जितनी भी हमने टोटल इनकम रिसीव्ड करी, चाहे वो इस टाइम पीरियड से रिलेट करती हो चाहे प्रीवियस टाइम पीरियड से रिलेट करती हो, उसको हम काउंट करते हैं। उसी तरीके से टोटल एक्सपेंसेस पेड इन कैश, चाहे वो जिस भी टाइम पीरियड से रिलेट करे, हम उसको काउंट करते हैं। तो टोटल इनकम रिसीव्ड 7,90,000, टोटल एक्सपेंसेस पेड 3 लाख, इनकम फॉर करंट ईयर 4,90,000 रुपीज। क्लियर? अब हम बात करते हैं एक्रूअल बेसिस की। अब एक्रूअल बेसिस के अकॉर्डिंग इनकम रिलेटेड टू करंट ईयर, जो करंट ईयर से रिलेटेड इनकम होती है, चाहे वो हमने रिसीव्ड करी हो या नहीं करी हो, करंट ईयर की इनकम कितनी है? 8 लाख रुपीज। ठीक है, ये जो इनकम 90,000 है, ये तो पिछले साल से रिलेटेड इनकम थी, तो इसको एक्रूअल बेसिस सिस्टम में हम काउंट नहीं करेंगे। तो वी कैन से एक्रूअल बेसिस सिस्टम में टोटल इनकम रिलेटेड टू करंट ईयर, टोटल इनकम रिलेटेड टू करंट ईयर, करंट ईयर से रिलेटेड इनकम कितनी हो जाएगी बेटा? 8 लाख रुपीज। क्लियर? अब हम बात करते हैं टोटल एक्सपेंसेस की। अगर हम टोटल एक्सपेंसेस की बात करें, ही इंकर्ड एन एक्सपेंसेस ऑफ 3,40,000 रुपीज। कितने एक्सपेंसेस है? 3,40,000 रुपीज। उसमें से 80,000 आउटस्टैंडिंग को भी हम कंसीडर करते हैं, जबकि ये जो 40,000 के एक्सपेंसेस ये पे करे हैं हमने, ये लास्ट ईयर के पे करे हैं, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो वी कैन से टोटल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू करंट ईयर, this will be equal to 3,40,000 rupees. Is it clear? तो we can say income related to current year. करंट ईयर से रिलेटेड इनकम आपकी कितनी हो जाएगी? इसको माइनस करोगे 4,60,000। अब आप खुद लॉजिक देखिए, आपको कौन सा लॉजिक ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अगर आप ट्रू प्रॉफिट या लॉस निकालो, यहाँ पे हमने इनकम अर्न करी 8 लाख रुपीज बट रिसीव्ड करी 7 लाख। कैश बेसिस सिस्टम में हमने कितनी काउंट करी? 7 लाख जो हमने रिसीव्ड करी, और 90,000 जो पिछले साल से रिलेट करी थी वो भी इस साल की इनकम मानी गई। तो क्या आपको ये लॉजिक क्लियर लगता है? इसलिए हम कह सकते हैं कि कैश बेसिस सिस्टम डज नॉट गिव द ट्रू पिक्चर ऑफ प्रॉफिट और लॉस, whereas accrual basis system gives the true picture of profit or loss, because cash basis system does not follow the matching principle, whereas accrual basis system follow the matching principle. Clear? Confirm? तो आज हमने क्या पढ़ा कि there are two bases of system as according to which we record the accounting transaction. First cash basis system एंड सेकेंड एक्रूअल बेसिस सिस्टम। आप इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के रखिए। नेक्स्ट क्लास में हम और इंपॉर्टेंट टॉपिक अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।